100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इंडिकेटर्स को देखते हुए हमने स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। क्या आपके स्टॉक्स भी उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आगे जा रहे हैं? आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 100 को कितना परसेंट एलोकेट किया जाए और किन सेक्टर्स में किया कि जो रेवेन्यूज थे वो बहुत बेहतरीन थे, बट इनको कैश फ्लोज के मसाइल थे। तो ये कंपनीज ग्रो करेंगी और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। 20% के करीब आपका जो कैपिटल है यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए। ये वाले स्टॉक्स इंडेक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए तो अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसे सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि अगर इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की जाए तो अच्छे खासे रिटर्न्स आ सकते हैं। अगर हम परसेंटेजेस की बात करें तो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मैंने क्यों इन सेक्टर्स को सिलेक्ट किए, शॉर्ट समरी में आपके साथ शेयर करूंगा और आपके इंटरेस्ट को देखेंगे कि क्या हमें इन सेक्टर्स पे इंडिविजुअली वीडियो प्लान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी बताऊंगा, बल्कि हम वेबसाइट पे बाद में जाएंगे कि किस तरह से आपने सेक्टर्स में रहते हुए स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हम कवर कर रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि आपने स्टॉक्स को सिलेक्ट किस तरह से करना है। नो डाउट हम प्रीवियस वीडियोस में बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, बट आज इंडिकेटर्स को देखेंगे कि इंडिकेटर्स को देखते हुए हमने स्टॉक्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है। जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, चाहे उसमें 5 स्टॉक्स हैं, 10 हैं, 12, जो भी स्टॉक्स हैं, आपने ये देखना है कि मार्केट के अकॉर्डिंगली आपके स्टॉक्स इंडिविजुअली किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने KSE 100 इंडेक्स देखा कि वो लुकिंग फॉरवर्ड है कि वो आगे जा रहा है इंडेक्स। क्या आपके स्टॉक्स भी उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आगे जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और यही मैं आपको आज बताऊँगा कि एक्चुअली आपने करना क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर आप स्टॉक सिलेक्ट करें और फिर आप उसको वीकली, मंथली और 1 साल के बेसिस पे देखें कि इंडेक्स को क्या उसने बीट किया है। इंडेक्स को बीट करने का क्या मतलब है कि मार्केट से क्या उसने बेहतर परफॉर्म किया है। अगर उसने मार्केट से बेहतर परफॉर्म नहीं किया, मार्केट के साथ साथ भी चल रहा है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपने ये देखना होगा कि क्या उसमें ये पोटेंशियल है, कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं कि वो फ्यूचर में इंडेक्स को बीट कर सके, तो फिर आपने उन स्टॉक्स में एंट्री लेना होगी। और अगर अब मंथली बेसिस पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली जाके कि किस तरह से आपने ये देखना है कि क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। हम सेक्टर्स पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सबसे जो पहला सेक्टर है, बल्कि मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊँगा। मिसाल लगा लें कि आपके पास जो भी सर्टन अमाउंट है उसमें से आपने अपना जो इमरजेंसी फ़ंड है वो साइड पे किया और एक आपके पास अमाउंट बच गई। अब मिसाल लगा लें कि आपके पास 100% आपके पास कैपिटल अवेलेबल है जिसको आपने इन्वेस्ट करना है। उस 100 को कितना परसेंट एलोकेट किया जाए और किन सेक्टर्स में किया जाए एज़ पर माई एनालिसिस। ठीक है, ये मेरी जो रिकमेंडेशन कह लें या आप मेरा एनालिसिस कर लें, आपने अपना एनालिसिस यहाँ पे खुद करना है। और सबसे पहले नंबर पे मैंने रखा है, और बड़े पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट किए हैं। पहले नंबर पे मैंने रखा है एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अच्छा, इसकी रीज़न समझिएगा कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले की बात है और उससे भी पहले कि सर्कुलर डेट के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। मैं आपको बड़ा सिंपल वे में बताऊँगा। ये जो एनर्जी एंड पावर सेक्टर्स में कंपनीज़ हैं, इनके रेवेन्यूज़ बहुत बेहतरीन थे। ठीक है, इनकी जो रेवेन्यूज़ थे वो बहुत बेहतरीन थे, बट इनको कैश फ्लोज के मसाइल थे। बड़ा सिंपल करके बताता हूँ कि सर्कुलर डेट होता क्या है और कैश फ्लोज के मसाइल का क्या मतलब है। मिसाल लगा लें कि एनर्जी एंड पावर सेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो गवर्नमेंट को बिजली देती हैं। और मिसाल लगा लें कि 20 रुपये का 1 यूनिट गवर्नमेंट को पड़ा। अभी गवर्नमेंट पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की वजह से वो ये कहती है कि भाई हम गवर्नमेंट को सब्सिडी देते हैं, जो 20 रुपये का यूनिट हमें पड़ रहा है ना, हम ये आम आवाम को 15 रुपये का देंगे या 12 रुपये का पर यूनिट देंगे। अभी इसमें जो अमाउंट बचती है 5 रुपये या 8 रुपये, जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट उनको कहती है कि ये हम पैसे अभी आपको नहीं देंगे क्योंकि हमने सब्सिडी दे दी है, ये आप रिसीवेबल में रख लें, हम आपको बाद में दे देंगे। इसी तरह से ये रिसीवेबल बढ़ते रहते हैं। दूसरे नंबर पे एक तो हो गया कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। दूसरे नंबर पे काफ़ी पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं। तो जो बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की बात है, फिर भी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको वो पेमेंट नहीं होती। और सर्कुलर डेट एक्चुअली कैसे बनता है?
ये तो हो गया ना कि उनको रिसीवेबल खड़ा हो गया, पेमेंट का वो मसाइल आ गए। सर्कुलर डेट इस तरह से बनता है कि जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उन्होंने बिजली किससे बनानी होती है, उसके लिए कोयला होगा, कोई पेट्रोल होगा, डीजल होगा, इन जैसी चीज़ों से उन्होंने बनानी होती है। फिर जो उन्होंने वो जो पेमेंट करना होती है फिर वो आगे रिसीवेबल खड़ा करवा देते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल चल पड़ता है जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। और सर्कुलर डेट खड़ा होने की वजह से जो उनके कैश फ्लोज के मसाइल हैं वो ज़्यादा रेज हो जाते हैं यहाँ पे। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, नो डाउट ये पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, बट इन्होंने टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिए कि सर्कुलर डेट को हम कम करें। सर्कुलर डेट जैसे ही कम हुआ, और अभी ये देखा भी है कि हमने ये काफ़ी कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो एनर्जी एंड पावर सेक्टर है, इनकी कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ है फर्दर बढ़ेंगे, और जो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स है वो उनको ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो आगे वाला जो आने वाला टाइम है, अगर इसी तरह से पॉलिसीज़ रहती हैं तो ये कंपनीज़ ग्रो करेंगी और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। ये समझ आई ये बात आपको? तो एनर्जी एंड पावर सेक्टर में मेरे हिसाब से को 20% के करीब आपका जो कैपिटल है यहाँ पे इन्वेस्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने बैंकिंग सेक्टर को रखा है। अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और फ्यूचर को देख लें कि अगर हम देखें कि भाई डिविडेंड यील्ड की जो परसेंटेजेस हैं वो 15% से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम इनकी अर्निंग्स देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। डिविडेंड देखें, क्वार्टरली पेमेंट्स होती हैं, तो बैंकिंग सेक्टर का पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 20% जो आपका कैपिटल है आपके बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर की बात करेंगे। अच्छा, एनर्जी पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर ये आपस में इंटरलिंक्ड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी सीमेंट सेक्टर में 15% आपके जो फंड्स हैं इनकी एलोकेशन होनी चाहिए। और इसकी रीज़न क्या है? देखिए, अगर आप पिछले टाइम में जाएँ तो जब कोल की प्राइस थी इंटरनेशनल वो 400 के करीब थी, $350-400 पर टन थी। तो अभी आप गूगल करें क्या है, 103-5 इसके अराउंड चल रही है। तो जो कोल प्राइसेस है वो कम हुई, जिसकी वजह से जो इनके मार्जिन्स हैं, जो रेवेन्यूज़ है वो उसमें इजाफा हुआ, और साथ डिस्पैचेस भी बढ़ी। ठीक है, डिस्पैचेस जो सीमेंट की सेल्स है वो भी बढ़ी, और सीमेंट की जो वैसे प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हुई, जिससे कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ में फ़ायदा हुआ, और अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो किसको जाना है? शेयर होल्डर्स को जाना है। ठीक है, तो सीमेंट सेक्टर में भी आपके 15% जो है वो ट्रांसफ़र होने चाहिए। नेक्स्ट है जी फर्टिलाइज़र सेक्टर। इसमें 15%, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और ये जो फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं यहाँ पे भी गैस और कोल की जो है वो कंजप्शन होती है, जिसकी बेसिस पे ये सारा प्रोसेस चलाते हैं। तो अगर इनकी प्राइसेस में कमी होगी, मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल कोल प्राइसेस में कमी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बेनिफिट होगा? फर्टिलाइज़र कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अल्टीमेट बेनिफिट किसको जाना है? शेयर होल्डर्स को जाना है। और जो फर्टिलाइज़र्स हैं, आपने देखा होगा जो भी कंपनीज़ हैं उनका कैपिटल ग्रोथ भी काफ़ी बेहतर है, और रेगुलर बेसिस पे वो डिविडेंड्स भी देती हैं। तो यहाँ पे 15% हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में भी आप में जो ऑडियंस है मुझसे वो इत्तेफाक ना करें, बट मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वाला सेक्टर ज़रूर होना चाहिए, और इसकी रेशो 15 to 20% होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होनी। और इसमें स्पेशली अगर आप नेशनल फूड्स को देखें, कोलगेट को देखें, बाकी कुछ 1-2 स्टॉक्स हैं उनको देखें, तो ये वाले स्टॉक्स इंडेक्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा सकते हैं। बाकी रह गया 10% के करीब। अभी 10% के करीब है जो बाकी सेक्टर्स में जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जिस तरह मेरा फेवरेट स्टॉक है जी मिल्लत ट्रैक्टर्स। अब आप ग्लास सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पे है जी गनी ग्लास है। इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो सिस्टम्स है, सही है। इसके अलावा और अगर हम बात करें स्टील सेक्टर में तो वहाँ पे कुछ कंपनीज है। तो इंडिविजुअली आप अपनी रिसर्च करके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सेक्टर हो गया। दोबारा मैं आपको गिनवा देता हूँ। एनर्जी एंड पावर सेक्टर में 20%, सीमेंट सेक्टर में 15%, फर्टिलाइज़र में 15%, बैंकिंग सेक्टर में 20%, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में 20%, और बाकी रिमेनिंग जो 10% है वो आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स पे होना चाहिए। और जो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे फंड्स भी होने चाहिए सेपरेट कि अगर कहीं पे आपको करेक्शन मिले तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करें। तो ये वो सेक्टर्स थे। अभी हम ये देखते हैं कि स्टॉक्स को हमने किस तरह से सिलेक्ट करना है, और इंडेक्स को ट्रैक करना हम देख लेते हैं कि हमने एक्चुअली ट्रैक कैसे करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा।
आप sarmaya.pk की वेबसाइट ओपन कर लें और यहाँ पे आपको ये सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे हम स्टॉक सर्च करेंगे। सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ जी MCB बैंक। ये स्टॉक है, इसको हम सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी ट्रैक हमने किस तरह से करना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये MCB की शेयर प्राइस मिल रही है, प्राइस वॉल्यूम इंडेक्स वर्सेस कंपनी सिप एंड ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे आज हम ये दो देखेंगे, इंडेक्स वर्सेस कंपनी एंड SIP। ठीक है, सिप का क्या मतलब है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको कितना बेनिफिट होता, समझ आ गई ना बात। तो इंडेक्स वर्सेस कंपनी पे हम क्लिक करेंगे। अभी फ़िलहाल ये DAs का दिखा रहा है, ये DA का आप देखें कि ये ब्लैक जो है ये KSE 100 इंडेक्स है और जो ग्रीन लाइन है वो है MCB बैंक। ये एक दिन में इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वीक की बात करते हैं। अगर हम वीक की बात करें तो यहाँ पे देखें कि इसकी परफॉर्मेंस ये रही है। मंथली बेसिस पे आप देखें तो वीक पे उतना ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बट अगर आप मंथली बेसिस पे देखें तो ये जो स्टॉक है कॉन्टीन्यूसली KSE 100 इंडेक्स को बीट कर रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम ईयर पे चले जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल बीट कर रहा है यहाँ पे और बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये एक स्टॉक जो है ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ये बात समझ आई। और यहाँ पे मैं आपको सिप के बारे में भी बताता जाऊँगा कि अगर हम ये देखें तो इसका सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर आपने ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ग्रीन लाइन जो है वो आपका बेनिफिट है। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है और आपका बेनिफिट कहाँ पे है। ठीक है, तो ह्यूज यहाँ पे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाए। अगर एक साल की बात करें तो 90% से ज़्यादा रिटर्न आया है। सही हो गया। इसी तरह से ये फंडामेंटल इसके हैं, आप इसको इनको भी ज़रा खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है जी क्या, हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं जी इफ़र्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस ये स्टॉक है, बाकी आपने सेम ऐसे ही देखना है, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। एज इट इज़ इंडेक्स वर्सेस कंपनी पे जाएंगे। ये इंडेक्स वर्सेस कंपनी मैंने चार्ट निकाला है, ये देखें आप। डेली का मैं मंथ का निकालता हूँ और फिर ईयर का निकाल लेता हूँ। तो ये भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये भी इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को इंक्लूड करना है जो कि इंडेक्स को बीट कर रहे हो या इंडेक्स के साथ साथ चल रहे हो। अगर हम बात करें तो इसने एक साल में आपको 95.76 जो % है वो आपको रिटर्न दिया। तो आपको इस तरह के इंडिकेटर्स देखना पड़ेंगे। तो आप अभी जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो किस तरह से रही। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमारा प्लान है कि आपके साथ और जो फर्दर अच्छा कंटेंट है वो आपके साथ शेयर करें। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।